बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हया शाम में इरम भागती हुई आई। खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी। वो वीडियो उस वेबसाइट से रिमूव हो गई है। उसने फरते जज्बात से तकरीबन बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठी हया को झंझूड़ ही दिया था। मगर कैसे, ये सब कैसे हुआ? उस वेबसाइट वाले को खौफे खुदा आ गया होगा। मुझे क्या पता, वो लापरवाही से अनजान बन गई। हाँ शायद, मगर अच्छा ही हुआ। और हाँ, तुम्हारी तुर्की की फ़्लाइट कब है? पता नहीं, पहले पासपोर्ट तो मिले, फिर ही वीज़ा लगेगा। उसको इरम की मौजूदगी से कोफ्त होने लगी थी। कुछ इस तरह के तासुरात वाज़िया हो रहे थे कि इरम जल्दी उठकर चली गई और वो फिर से सोचों में गुम हो गई। मेजर अहमद, उसका आधा झुलसा हुआ चेहरा, सामने ना आना, पर्दे के पीछे से बात करना और उसकी वो अजीब पुरस्रार फलसफियाना सी बातें, जन्नत का तज़किरा, बाज़ पुरस करना और फिर मुझसे शादी का सवाल। ओह मेरे खुदाया, कैसा अजीब आदमी था वो। और उसकी एक बात जिसके बारे में वो उस वक़्त शदीद तैश में आने के बावजूद सवाल नहीं कर सकी थी। आपकी फूफो का ख़ानदान जो ज़िल्लत और शर्मिंदगी के मारे अब शायद इधर का रुख कभी नहीं करेगा। आखिरकार कारनामा भी तो बहुत शर्मनाक अंजाम दिया था। क्यों कही थी उसने ये बात? कैसी ज़िल्लत और शर्मिंदगी, कैसा शर्मनाक कारनामा? फूफो का ख़ानदान वाक़अतन पलट कर वापस नहीं आया था, तो क्या इसकी वजह उनके वतन और ख़ानदान से बेज़ारी नहीं थी जैसा कि वो क़यास करती थी, बल्कि कोई और वजह थी, कोई ज़िल्लत अमेज़ काम जो उन्होंने सरअंजाम दिया था? और उन्होंने किसने? फूफो ने, या उनके शौहर ने, या जहाँ सिकंदर ने? क्या गुत्थी थी भला? मगर मेजर अहमद से वो इस्तफ़सार नहीं कर सकी थी, ना ही उसका दोबारा फ़ोन आया था। और वो खतूत, वो गुलदस्ते, वो भी सब उसी ने भेजे थे। उसके इस भांजे जाने का इल्म उसे कैसे हुआ? यकीनन वो उसकी कॉल टेप करता था जब उसने ज़ारा को बताया था, और वो उस वक़्त भी यकीनन उसके घर में मौजूद होगा। मगर गुलदस्ता तो किचन की टेबल पर रखा हुआ था, तो क्या वो हमारे घर में भी दाखिल हो गया था? और उसके कमरे में भी खौफ की एक लहर ने उसे अपने हिसार में ले लिया। उठकर दरवाज़ा बंद करने ही लगी थी कि फ़ातिमा बेगम दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गईं। "हया, तुम्हें तुम्हारे अब्बा बुला रहे हैं।" "ओके ठीक है, मैं आ रही हूँ।" उसने तकिए पर रखा हुआ दुपट्टा उठाकर गले में डाला और स्लीपर पहनते हुए बाहर निकल आई। "अब्बा?" उसने उँगली की पुश्त से कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। "आ जाओ हया बेटा।" उसने दरवाज़ा खोला। सामने बेड पर सलमान साहब बैठे हुए थे, सोचों में गुम, मुतफक्कर, उसके मुंतज़िर। साथ ही एक सोफ़े पर फ़ातिमा बेगम मौजूद थीं। उनकी खूबसूरत आँखें सोगवार थीं और बावकार सरापे पर अफ़सुर्दगी छाई हुई थी। "आपने बुलाया था अब्बा? आओ बैठो। मैंने एक फ़ैसला किया है।" उसने गर्दन उठाई। वो बहुत संजीदा दिखाई दे रहे थे। "अब तुम्हें कोर्ट के ज़रिए ज़बीन के बेटे से खुला ले लेनी चाहिए।" कोई उसके मुँह पर ज़ोर से चाबुक दे मारता तो शायद उसे तब भी इतना दुःख ना होता जितना उसे अब हो रहा था। "मैंने वकील से बात कर ली है। अदालत की एक पेशी में अलहदगी हो जाएगी और जितने बेज़ार वो लोग हमसे हैं, यकीनन उन्हें भी इस बात से खुशी होगी।" उसने शाकी नज़रों से माँ को देखा। उसने बेबसी से शाने उचका दिए। "अब्बा, क्या ये वाहिद हल है?" बहुत देर बाद वो बोली थी। उनके रवैये से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो इस रिश्ते को मज़ीद कायम नहीं रखना चाहते। "क्या इसके अलावा भी कोई हल है हया बेटा? दुनिया का कोई बाप अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ना चाहता। मैं भी कभी नहीं ये चाहूँगा। लेकिन किस कीमत पर? किस कीमत पर हम ये रिश्ता निभाने की कोशिश करें, जब वो कोई उम्मीद ही नहीं दिलाते? अगर आपको वाक़ई लगता है कि आप मेरा घर बसा हुआ देखना चाहते हैं, तो मुझे तुर्की जाने दें। वहाँ मैं ज़रूर उनको ढूँढूँगी और पूछूँगी। अगर वो घर बनाना चाहता है तो ठीक है, वरना मुझे तलाक दे दे। अगर नहीं देता तो वहीं कोर्ट चली जाऊँगी। मगर मुझे एक आखिरी कोशिश ज़रूर कर लेने दें, प्लीज़।" वो खामोश हो गए। शायद वो कायल हो गए थे। "अब्बा, आप मुझे 5 माह का वक़्त दें। अगर इसके आखिर में भी आपको लगेगा कि मुझे खुला ले लेनी चाहिए, तो मैं आपके फ़ैसले में आपके साथ हूँगी।" वो उठी और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। वो खपती लड़की उसे क्लास के बाहर ही मिल गई थी। वो फ़ाइलें सँभाले बाहर जा रही थी जब उसने हया को रोक लिया। "सुने मिस सलमान।" वो जैसे मजबूरन उसे मुखातिब कर रही थी। हया ने कोफ्त से पलटकर देखा। वहाँ खदीजा राना खड़ी थी, डीजे, जिसे उसके दोस्त डीजे कहते थे, लेकिन वो उसकी दोस्त नहीं थी और ना ही बनना चाहती थी। "जी खदीजा।" बदल ख़ासा उसने ज़रा मुरब्बत से जवाब दिया। "आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है?" "दरअसल मैडम फ़रहांदा ने कहा है कि हम दोनों को जल्द से जल्द वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि फरवरी के पहले हफ़्ते में हमने इस भांजी को ज्वाइन करना है और आज 13 तारीख़ है। हमारे पास 10-15 दिन हैं और तुर्की का वीज़ा 15 दिन में कभी नहीं लगा करता।" वो तेज़-तेज़ बोले जा रही थी। उसकी बात कुछ ऐसी थी कि हया को संजीदा होना पड़ा, वरना अभी तक वो अपने अब्बा की कही बातें सोचे जा रही थी। "ओह! तो तब हमें क्या करना चाहिए?" "कल टर्किश एम्बेसी जाकर वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहिए। उनका अजीब-सा रूल है। हर रोज़ सुबह पहले आने वाले 15 उम्मीदवारों का ही इंटरव्यू करते हैं। एम्बेसी सुबह 7 बजे ही खुल जाती है और लोगों की लाइन लगी होती है। अगर हम 1 मिनट भी लेट हो गए, तो वो हमें अगले दिन पर डाल देंगे। सुन रही हैं ना आप?" जी।" उसने गायब दिमागी से सर हिलाया। पता नहीं वो क्या बोले जा रही थी। "आप मुझे अपना नंबर लिखवा दें, ताकि हम कोऑर्डिनेट कर सकें।" उसने बेदिली से अपना नंबर लिखवा दिया। खदीजा ने उसे अपने फ़ोन में नोट कर लिया।
ठीक कल सुबह 6:30 बजे आप डिप्लोमेटिक इनक्लेव आ जाइएगा, मैं वहीं हूँगी। उसने अच्छा कहकर जान छुड़ाने वाले अंदाज में सर हिला दिया। और प्लीज़ देर मत कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वजह से मेरा वीज़ा भी रह जाए। मिस सलमान वो नाक चढ़ाकर ये जता गई थी कि आखिर वो भी खदीजा राना है। क्या कंपनी मिली है मुझे, उफ़। वो पैर पटक कर आगे बढ़ गई। अब्बा की बातें ने उसे इतना डिस्टर्ब किया था। उस वक्त वीज़ा वो आखिरी चीज़ था जिसके बारे में वो सोच सकती थी। रात की तारीकी को दुकानों की दीवारों से झलकती रोशनियाँ रोशन किए हुए थीं। जर्द रोशनियों का अक्स सामने लंबी सीधी सड़क पर भी पड़ रहा था, जिसकी एक तरफ पार्किंग की गाड़ियों की लंबी कतार थी, दूसरी तरफ एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ था। चबूतरे पर दिन के वक्त बुक फेयर का स्टॉल लगा करता था। ये जनास सुपर था। स्याह जैकेट की जेबों में हाथ डाले, शानों पर फिसलते स्याह लंबे बाल, वो सर झुकाए खुद फरामोशी के आलम में चल रही थी। अम्मा और अब्बा की कही बातें उसके दिलो दिमाग में गूंज रही थी। ये जहाँ सिकंदर कौन था, उसका मनकू कज़न, शोहर, वो शख्स जिसके ख्वाब उसने सारी ज़िंदगी देखे थे। क्या अब्बा अम्मा नहीं जानते कि ख्वाब अगर अपने हाथों से तोड़ दिए जाएं तो उंगलियां भी ज़ख्मी हो जाती हैं। फिर कैसे वो खुद को ज़ख्म दे। अगर वो जहाँ यस्मीन फूफू के लिए कोई अनचाहा रिश्ता थी, तो तब भी उनको सफाई का मौका दिए बगैर वो खुद इसे ख़त्म नहीं कर सकती थी। वो सीटी की तेज़ आवाज़ थी जिसने उसे ख्यालों के हजूम से बाहर निकाला। उसने चौंक कर सर उठाया। 3 लड़के थे, जीन्स और जैकेट्स में मलबूस, मुख्तलिफ समतों से उसकी तरफ आ रहे थे। यूं के हर तरफ वहीं थे, घेरा, नरगा, तंग दायरा। जगह कदरे सुनसान थी, खाली चबूतरा तारीकी में डूबा हुआ था। जगमगाती रोशन दुकानें ज़रा दूर रह गई थी। उसका दिल धक से रह गया। वो तेज़ी से पलटी, मगर उधर से भी उनका कोई चौथा साथी आ रहा था। वो मुबहम आवाज़ें निकालते, मानी खेज इशारे करते उसके गिर्द घेरा तंग कर रहे थे। करीब आते 2 लड़कों के दरमियान से तेज़ी से सर झुकाए गुजरने लगी, मगर दाएं हाथ वाले लड़के ने सुबह रफ्तारी से उसकी कलाई थाम ली और उसे अपनी तरफ खींचा। अभी उसके लब्बों से चीख भी नहीं निकली थी कि आगे बढ़ने वाला खुद बुखलाकर पीछे हटा था। टन की आवाज़ के साथ किसी ने उसके सर पर कुछ दे मारा था। मरन जोगे, बाजी को तंग करते हो, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। वो ऊंची लंबी डोली हाथ में पकड़े फ्राई पान को घुमा घुमा कर उसे मार रही थी। हया हक्का बक्का 2 कदम पीछे हुई। उसको चोट लगी थी। वो सर पकड़े बिलबिलाता हुआ भागा। बाकी 2 भी साथ ही दौड़े। एक ने ज़रा फुर्ती दिखाकर डोली को लात मारनी चाहिए। डोली ने उसी फ्राइंग पैन को घुमाकर उसे ऐसी ज़रब लगाई कि लड़के का घुटना चटक गया और वो लंगड़ाता हुआ भाग गया। आए बड़े साले डोली से पंगा लेते हैं। वो फातहाना हाथ झाड़ते हुए अब हया की तरफ मुड़ा। पहली दफ़ा जब उसने डोली को देखा था तो उसे कराहत महसूस हुई थी, दूसरी दफ़ा खौफ, और उस दिन ट्रैफिक जाम में उसे देखकर गुस्सा आया था। और आज कुछ भी नहीं। वो खामोशी से तेज़ तेज़ सांस लेती उसको देख रही थी। छोड़ो जी इन हरामजादों को, बाजी इनका तो काम ही यही है। मैं भी बड़ी देर से इनको ताड़ रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये अपनी बाजी को ही तंग कर रहे हैं। आए बड़े। पूरी बात सुने बगैर ही पलट गई, सीने पर बाजू लपेटे, सर झुकाए, तेज़ तेज़ कदमों से चबूतरे की जानब बढ़ने लगी। ये ख्वाजा सरा के साथ रात के इस पहर सड़क पर खड़े होना कतन दुरुस्त ना था। अरे बाजी जी, गलते सुनो। वो उसके पीछे लपका। हया चलते चलते रुकी और पलटकर संजीदगी से उसे देखा। क्या है? उसका मोमी चेहरा दुकानों की जर्द रोशनियों में दमक रहा था। हाय रब्बा, बाजी तुसी कितने सोने हो जी। वो दोनों हाथ अपने रुखसारों पर रखे खुशी से चहका। उसे कराहत महसूस हुई, ना खौफ। बस चुपचाप उसे देखती गई। शुक्रिया कह दो बाजी जी, शुक्रिया और कुछ। उसका अंदाज सपाट था। तुसी तो नाराज़ लगते हो जी। डोली, तुम क्यों हर जगह मेरे पीछे आ जाते हो? हाँ तो टेंशन तो नहीं देती ना? हमेशा आपकी मदद ही की है। तुम्हें किसने कहा है मेरी मदद करने को? किसने तुम्हें मेरे पीछे लगाया है? बोलो, जवाब दो। डोली का मुंह आधा खुल गया। लेंस लगी आंखों में पहले हैरत, फिर आंसू तैरने लगे। किसी ने नहीं जी। बड़ी देर बाद वो दुख से बोला, मुझे आप अच्छी लगती हो, इसलिए मैं आपका ख्याल रखती हूँ। आपको बुरा लगता है तो नहीं आऊँगी। उसी लम्हे हया का फ़ोन बजा। उसने चौंक कर हाथ में पकड़े हुए मोबाइल को देखा। उस पर प्राइवेट नंबर कॉलिंग लिखा आ रहा था। वो पैर पटक कर चबूतरे की तरफ आई और पाँव लटका कर बैठ गई। फ़ोन अभी तक बज रहा था। उसने फ़ोन कान से लगाया और डोली को देखा, जो छोटे छोटे कदम उठाता सिसकता उसकी तरफ आ रहा था। हेलो हेलो मिस हया, कैसी हैं आप? वो मेजर अहमद था। उसकी आवाज़ के पीछे बहुत शोर था। डोली आहिस्ता से ज़रा फासले पर चबूतरे पर ही बैठ गया। सर झुकाए वो हथेली से आंसू पोंछ रहा था। खुदा के लिए मुझे फ़ोन मत किया करें, और ये जो बंदे आपने मेरे पीछे लगा रखे हैं ना, इनमें से एक एक का मैं खून कर दूंगी और इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। मैं शादीशुदा हूँ और जल्द अपने शौहर के पास चली जाऊँगी। मेरा पीछा छोड़ दें, समझे आप? मज़ीद कुछ सुने बगैर उसने फ़ोन रख दिया। तुसी घर बार वाली हो जी? डोली ने चेहरा उसकी तरफ उठाया। हाँ, तुम्हारे उस मेजर ने तुम्हें बताया नहीं? उसी ने तुम्हें मेरे पीछे लगाया है ना? अल्लाह पाक की कसम ले लो बाजी, किसी मेजर वेजर ने मुझे आपके पीछे नहीं लगाया। मैं तो खुद आता हूँ, अल्लाह की कसम जी। वो रोते हुए कह रहा था। हया के दिल को कुछ हुआ। उसे लगा वो सच बोल रहा है। मैं किसी को जाकर आपकी बातें नहीं बताता। मुझे प्यार है जी आपसे, कसम ले लो। वो लब भिंचे उसे देखती रही। कुछ था उसमें पुरस्रार खौफजदा करता हुआ। ठीक है मत रोवो।
मैं जी बड़ा प्यार करती हूँ आपसे, इसीलिए आती हूँ, पर तुसी तो इल्ज़ाम लगा रहे हो। वो सिसकते हुए अपना सर पीटने लगा था। अच्छा अच्छा, नाउ स्टॉप इट। वो चुपचाप बैठा उसे तकता रहा, जबकि वो खुलाओं में घूरती रही। तुसी जा रहे हो कहीं? हया ने चौंक कर उसे देखा। तुसी फ़ोन में कह रहे थे ना, उसने वजाहत की। हाँ, मैं यूरोप जा रही हूँ। वो जहाँ अमेरिका है जी, अंग्रेज़ी फिल्मों वाला। वो रोना भूलकर खुशी से चहका। शायद वो वाकई एक आम ख्वाजा सरा था, या फिर कोई बहुत बड़ा मकार अदाकार। हाँ वही, उसने तरदीद की। उधर कौन है जी? मेरा शौहर रहता है वहाँ। वो अब सामने रोशन दुकानों की कितारों को देख रही थी। कैसा है जी तुम्हारा शौहर? मैं नहीं जानती डोली, अगर मैं जानती होती तो इधर बैठी होती। उसकी पलकें भीग गईं। तुम दुआ करो डोली वो मुझे मिल जाए। वो आंखों की नमी छुपाते हुए उठ खड़ी हुई थी। डोली ने सर उठाकर देखा। वो उंगली की नोक से आंखों के किनारे साफ करती हुई सड़क की तरफ जा रही थी। डोली की आंखों में बेपनाह उदासी उतर आई थी। खुदा करे वो तुम्हें कभी ना मिले हया सलमान। खुदा करे तुम मुझसे मायूस होकर जल्दी वापस आ जाओ, और खुदा करे तुम उधर तक जा ही ना सको। वो तेज़ कदम उठाती आगे बढ़ रही थी जब उसने डोली को ये कहते हुए सुना, मगर नहीं, वो डोली की आवाज़ नहीं थी। वो किसी मर्द की आवाज़ थी, भरपूर, खूबसूरत और उदास। ऐसी आवाज़ जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो मेजर अहमद की आवाज़ से ज़्यादा खूबसूरत थी, और इसमें जहाँ सिकंदर की आवाज़ जैसी अजनबियत और बेरुखी भी ना थी। उसके कदम जंजीर हो गए। तेज़ी से उसने गर्दन मोड़ी। दूर अंधेरे में चबूतरा खाली था। वहाँ दूर दूर तक किसी का नामो निशान तक ना था। ज़िंदगी में पहली बार उसके अंदर डोली से दोबारा मिलने की ख्वाहिश ने जन्म लिया था। वो उसे जानना चाहती थी कि डोली कौन है, क्या है, क्यों है। तो दोस्तों ये थी आज की किस्त। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी कीमती आरा और तजावीज़ का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक के लिए मेरे सोने रब दे हवाले।